हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हम अपना स्ट्रक्चर के टॉपिक में ही उसको कंटिन्यू कर रहे हैं और स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ हमारे पास में प्रोग्राम्स हैं। तो आज हम जो है उन प्रोग्राम को यहाँ पर देखने वाले हैं। इससे पहले कि मैं आपको बताऊँ कि स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर जैसे कि आप पहले से जानते हैं कि स्ट्रक्चर इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, स्ट्रक्चर यूजिंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका अगर एक स्ट्रक्चर है तो आप उस स्ट्रक्चर में एक से ज़्यादा वेरिएबल, एक से ज़्यादा डेटा टाइप्स और एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बेसिकली एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को यूज़ करने का जो बेनिफिट है वो ये है कि वेरिएबल्स का जो डिक्लेरेशन है वो आपका कहीं ना कहीं बहुत कम हो जाता है। कहने का मतलब है, एक वेरिएबल है या दो वेरिएबल हैं या तीन वेरिएबल हैं और उसके बेसिस पर आप जितने भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो बस डबल फिर ट्रिपल ऐसे होते चले जाएंगे। तो इसी चीज़ को कंसिडर करते हुए हम एक प्रोग्राम देख रहे हैं। इस प्रोग्राम के अंदर हमने क्या किया है, हमने एक ही वेरिएबल लिया है और एक वेरिएबल के बेसिस पर हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लिया है और स्ट्रक्चर के अंदर हमने फिर तीन ऑब्जेक्ट यहाँ बनाए हैं और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमारे पास अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के बेस पर वेरिएबल बन गया और उसमें हमने वैल्यू डाली और उनको आपस में ऐड करा के तीसरे ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करते हुए उसी वेरिएबल में उसको स्टोर कराया है। चलिए देखते हैं प्रोग्राम हमारा क्या कहता है। सबसे पहले हमने क्या किया है, दो हेडर फाइल लगाई है, हैश इंक्लूड stdio.h और हैश इंक्लूड conio.h। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, स्ट्रक्ट नाम का एक कीवर्ड लिया और हमने एक ABC करके यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दिया। स्ट्रक्ट कीवर्ड की हेल्प से ही आप स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद आपने ABC नाम का स्ट्रक्चर बना रखा है। बॉडी शुरू करी, उसके बाद आपने किया कि इंटीजर a नाम का एक वेरिएबल जो है आपने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है। देन उसके बाद बॉडी बंद कर दी, एंड ऑफ लाइन लगा दिया। एंड ऑफ लाइन लगा कर ही हम स्ट्रक्चर की बॉडी को क्लोज करते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, बट इस बार हमने क्या किया है, अंदर मेन मेथड के अंदर हमने अपने ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे डिक्लेयर किया है। फिर हमने क्या किया, मेन मेथड बनाया। मेन मेथड के अंदर हमने बॉडी शुरू करी। बॉडी शुरू करने के बाद हमने कहा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का नाम, और फिर हमारे पास में तीन हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाए जिसके नाम H1, H2 और H3 हैं। जैसे ही हमने H1 एक ऑब्जेक्ट बनाया तो उसके पास क्या हुआ होगा, A नाम का एक ब्लॉक जनरेट हो गया होगा। जैसे ही आपने H2 बनाया होगा तो उसके पास क्या हो गया होगा, B नाम का एक ब्लॉक जनरेट हो गया होगा। फिर जैसे ही आपने H3 बनाया, नहीं, H1 के पास A नाम का ब्लॉक बना, H2 के पास में भी A नाम का ब्लॉक बना, B तो वेरिएबल ही नहीं है हमारा, और H3 जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया उसके पास भी आपका A नाम का वेरिएबल बन गया। देन आपने क्या किया, अपनी आउटपुट स्क्रीन को क्लियर कर दिया। क्लियर करने के बाद वहाँ पर आपने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट डाला और उसके अंदर मैसेज डाल दिया, एंटर द नंबर। जैसे ही आप यूज़र वहाँ पर कोई नंबर एंटर करेगा तो आपने क्या करा, यहाँ पे स्कैनफ लगा दिया। स्कैनफ के अंदर हमने लिखा है स्कैनफ, ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कॉमा %d लगा दिया, कॉमा लगाया। फिर वहाँ पे दिया एड्रेस। एड्रेस के बाद हमने यहाँ लिखा h1.a। एड्रेस इसलिए देते हैं क्योंकि पर्टिकुलर जो वेरिएबल्स आपके होते हैं उनके अपने अलग अलग एड्रेस होते हैं। तो आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट बना दिया और .a लिख दिया। तो अभी क्या है, H1 यूज़ हुआ है, यानी कि ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है पहला, और उसके साथ में एक A नाम का वेरिएबल का बॉक्स बन गया होगा, वहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो पहुँच जाएगी। देन उसके बाद हमने कहा कि जी प्रिंटफ स्टेटमेंट डाला, फिर मैसेज डाल दिया, एंटर द नंबर। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे स्कैनफ डाला, %d लगाया, फिर एड्रेस लगा दिया। इस बार हमने H2 ऑब्जेक्ट के लिए लगाया है तो H2 डॉट हमने A लिख दिया। तो H2 के साथ में भी एक A नाम का ब्लॉक जनरेट हो गया होगा, इसका एड्रेस आपका अलग रहेगा। तो वो वैल्यू, दूसरी वैल्यू जो हम यूज़र्स के थ्रू डलवाएंगे वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। नेक्स्ट लाइन में क्या करते हैं, हमने लिखा हुआ है कि h3.a इक्वल्स टू h1.a प्लस h2.a। आप देख रहे हैं इसमें जो वेरिएबल्स हैं वो तीनों में a नाम के वेरिएबल यूज़ किए गए हैं। वेरिएबल तो एक ही है बट वेरिएबल की जो आइडेंटिफिकेशन है यानी कि जो लोकेशन है वो बिल्कुल अलग अलग है। हमने यहाँ पे क्या किया, h1.a, इसका मतलब है कि जो पहला ऑब्जेक्ट है उसके पास जो a नाम का वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू है हमारी वो उसमें स्टोर हो जाए, मतलब वो यहाँ पे लाई करेगी। फिर प्लस करेंगे, h2.a लिखा है, h2.a का मतलब है कि भैया जो हमारा h2 है उसके पास भी एक a नाम का वेरिएबल है, उसकी जो वैल्यू है और h1.a की जो वैल्यू और h2.a की वैल्यू है वो आपस में ऐड हो जाए और ऐड होने के बाद में वो कहाँ स्टोर हो जाए, h3.a में स्टोर हो जाए।
S3 डॉट ए के अंदर वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रिंटिंग स्टेटमेंट देंगे। प्रिंटिंग स्टेटमेंट में आपने लिखा हुआ है कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट वैल्यू इक्वल्स टू परसेंटाइल डी लगाया क्योंकि इंटीजर वैल्यू है, स्लैशन लगा दिया, और उसके बाद आपने यहाँ पे लिख दिया है h1 डॉट ए, यानी कि h1 डॉट ए में जो वैल्यू है ए की वो यहाँ पर शो हो जाएगी। फिर आपने दूसरी प्रिंटिंग स्टेटमेंट डाली कि सेकंड ऑब्जेक्ट वैल्यू इक्वल्स टू परसेंटाइल डी, स्लैशन लगा दिया। स्लैशन इसलिए लगा रहे हैं कि जिससे हमारा कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन में चला जाए। फिर हमने कहा जी यहाँ पे h2 डॉट ए, जैसे हमने h1 डॉट ए ऊपर दिया था ऐसे हमने यहाँ पे h2 डॉट ए दे दिया, तो h2 डॉट ए में यानी कि ए की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। फिर आपने प्रिंटिंग स्टेटमेंट डाल दिया यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर। फिर आपने लिख दिया थर्ड ऑब्जेक्ट वैल्यू, यानी कि तीसरा जो ऑब्जेक्ट हमारा S3 है उसकी वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले होगी। तो इक्वल टू लगा के परसेंटाइल डी लगा के स्लैशन लगा दिया, आपने लिख दिया S3 डॉट ए। फिर उसके बाद आपकी जो तीनों वैल्यू हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे, और गेट सी एच लगा हुआ है आपके लास्ट में। इसका मतलब है कि उस आपकी स्क्रीन को होल्ड करा देगा और आपका आउटपुट शो करा देगा। जैसे ही आप कोई स्क्रीन से कीबोर्ड से कोई की प्रेस करेंगे तो फिर वो चला जाएगा। बॉडी बंद कर दी उसके बाद फिर आपने आउटपुट की तरफ नज़र डालते हैं, देखते हैं क्या आया। आउटपुट में आएगा जैसे पहला लाइन लिखी आएगी एंटर द नंबर, तो सपोज़ करिए आपने 5 डाल दिया, फिर एक एंटर प्रेस करेंगे तो उसमें लिखा हुआ आएगा एंटर द नंबर, फिर आपने 4 डाल दिया। फिर आपने जैसे ही एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट में तीनों की वैल्यू दिखाएगा कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट वैल्यू इक्वल्स टू 5, सेकेंड ऑब्जेक्ट वैल्यू इक्वल्स टू 4, और थर्ड ऑब्जेक्ट वैल्यू इन दोनों का सम 5 और 4 का। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रोग्राम के अंदर हम लोग सिर्फ एक ही वेरिएबल का इस्तेमाल कर रहे हैं और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स का हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो इसके बिहाफ पर इस तरीके से इसका रिज़ल्ट जो है वो शो हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इस प्रोग्राम के अंदर हम क्या चेंज कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या किया है कि इस बार जो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे बनाए हैं, हमने क्या किया, जो अंदर हमने ऑब्जेक्ट बनाए थे वो हमने मिटा दिए हैं, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप उसको कमेंट बना दें। और जैसा कि आप देख रहे हैं तो फिर इसमें आपने जो है स्ट्रक्चर बनाया ABC, उसके अंदर आपने बॉडी शुरू करी, इंटीजर A लिख दिया, और उसके बाद बॉडी को एंड करते हुए आपने यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट बना लिए H1, H2, S3, यानी कि आपको जितने भी मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर यूज़ करने हैं या फिर बनाने हैं तो उनको आप यहाँ पे स्ट्रक्चर जब आपका बंद होगा तो उस समय पर भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। इससे पहले हमने क्या किया हुआ था, उसको मेन मेथड के अंदर बनाया हुआ था, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि यूज़र से वैल्यू ली है, यानी कि हमने यहाँ पे क्या किया है, रन टाइम पर वैल्यू ली है। तो ये एक छोटा सा चेंज हम इस प्रोग्राम के अंदर कर सकते थे जो मैंने आपको अभी करके दिखाया। अब हम इसके अंदर एक नया कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है बिल्कुल अलग है। क्या कह रहे हैं इसके अंदर, स्ट्रक्चर यूजिंग इनसाइड द मेन मेथड। अभी तक हमने जो आपको बताया था कि स्ट्रक्चर कहाँ डिक्लेयर होता है, मेन मेथड से पहले डिक्लेयर होता है, पर ऐसा नहीं है। हम अपने मेन मेथड के अंदर भी हम स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। देखते हैं किस तरीके से हम अपने स्ट्रक्चर को बनाते हैं और उसके बाद हम उसका किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे 2 हेडर फाइल लगाई, उसके बाद मेन मेथड बनाया। उसके अंदर हमने क्या किया, स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दिया मेन मेथड के अंदर, इनसाइड द मेन मेथड। स्ट्रक्चर स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखा है STRUCT स्ट्रक्ट। उसके बाद हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर का नाम लिया ABC, फिर हमने यहाँ पे बॉडी शुरू करी। देन उसके बाद हमने यहाँ पे इंटीजर A नाम का एक वेरिएबल लिया, एंड ऑफ लाइन लगाया। उसके बाद हमने बॉडी कर्ली ब्रेसेस बंद किए और हमने यहाँ पे क्या किया कि 3 ऑब्जेक्ट बना लिए H1, H2 और S3। जैसा कि इससे पहले वाले प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि हम मेन मेथड के अंदर भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर जब हम अपना क्लोज़ करेंगे तो स्ट्रक्चर के एंडिंग टाइम पर भी हम अपना ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। देन उसके बाद हमने क्या किया, अपनी आउटपुट स्क्रीन को यहाँ पे हमने क्लियर कर दिया। क्लियर करने के बाद हमने क्या किया, प्रिंटफ लगाया, एक मैसेज यहाँ पे दिया हमने एंटर द नंबर, तो यूज़र जो है नंबर एंटर कराएगा। देन उसके बाद स्कैनफ लगा हुआ है यहाँ पे, परसेंटाइल D लगा करके एड्रेस दे दिया, और H1 डॉट ए यानी कि जो ऑब्जेक्ट है H1 उसके अंदर हमारे पास में A नाम का जो वेरिएबल हमने लिया हुआ था उसमें हमारी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। देन उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, स्कैनफ करा लिया, फिर प्रिंटफ करा दिया, दूसरे मैसेज डाल दिए हमने यहाँ पे एंटर द नंबर, यानी कि दूसरा कोई वैल्यू डाली जाएगी तो हमें उसको स्टोर कराना है।
देन हमने स्कैनफ लगाया, %d लगा के एड्रेस दिया और h2.a लगा दिया। यानी कि जो हमने h2 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है उसके पास भी a नाम का एक वेरिएबल रहा होगा। देन उसके बाद उसमें वैल्यू स्टोर हो जाएगी, स्कैनफ करा लिया हमने उसको नीचे। अब क्या होगा, फिर हमने ऐड कराना है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया h3.a = h1.a + h2.a। तो जो h1 की वैल्यू है h1.a की वो वाली यहाँ पर आ जाएगी और h2.a की वैल्यू आ जाएगी। फिर उन दोनों वैल्यू को ऐड कर दिया जाएगा। ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, h3.a के साथ डाल देंगे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, किसी भी प्रोग्राम में जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के मतलब वेरिएबल्स पर ऑपरेशन करा रहे हैं और वो वेरिएबल जो है वो स्ट्रक्चर के अंदर रखे हुए हैं, चाहे वो मेन मेथड के अंदर ही क्यों ना बनाया गया हो स्ट्रक्चर, उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस आपको यहाँ रखना है कि आप जब भी इसको यूज़ करेंगे तो ऑब्जेक्ट के साथ में ही आप इनको यूज़ करेंगे, चाहे आप वैल्यू रीड करा रहे हों, वैल्यू राइट करा रहे हों, ऑपरेशन करा रहे हों, इंक्रीमेंट करा रहे हों वैल्यू में, डिक्रीमेंट करा रहे हों वैल्यू में, उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप ऑब्जेक्ट के साथ में ही इस चीज़ का काम शुरू करेंगे। देन उसके बाद आपने क्या किया, प्रिंटिंग स्टेटमेंट लगा दिया कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट वैल्यू क्या है वो h1.a से डिस्प्ले हो जाएगी। फिर उसके बाद आपने printf लगा के सेकेंड ऑब्जेक्ट की वैल्यू डिस्प्ले कराई h2.a, और फिर आपने printf थर्ड ऑब्जेक्ट की वैल्यू को h3.a को डिस्प्ले करा दिया। सभी वैल्यूज़ प्रॉपर मैनर में डिस्प्ले हो जाएंगी। देन गेट स्लैशन आपने लगा ही रखा था तो 1 बाय 1 वो नेक्स्ट लाइन में जाती रहेंगी। देन उसके बाद आपने क्या किया हुआ है, गेट cs लगा रखा है। गेट cs से क्या होगा, पूरी स्क्रीन होल्ड हो जाएगी और जब तक आप एक सिंगल कैरेक्टर को रीड नहीं कराएंगे तब तक वो स्क्रीन को होल्ड करा के रखेगा। देन आपकी यहाँ पे बॉडी बंद हो जाएगी। आउटपुट की तरफ नज़र डालते हैं। आउटपुट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो जैसा पहला आपका आउटपुट आ रहा था बिल्कुल सेम आपका आउटपुट आएगा कि सबसे पहले आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा एंटर द नंबर, वो वहाँ वैल्यू दिखाई देगी 5, उसके बाद एंटर द नंबर लिखा हुआ मिलेगा, फिर दिखाई देगा आपने लिखा 4 तो 4 आ जाएगा, 5 भी आपने डाला 4 भी आपने डाला यानी कि यूज़र ने। देन उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट वैल्यू क्या है 5, सेकेंड ऑब्जेक्ट वैल्यू क्या है 4, थर्ड ऑब्जेक्ट वैल्यू फर्स्ट और सेकेंड का जो है एडिशन आ जाएगा 9। अगर आप इसको दोबारा रन करेंगे तो फिर से आपसे रन टाइम पे वैल्यू मांगेगा। सपोज़ करो आपने कहा कि 5 नहीं डालना मुझे तो 50 डालना है, एंटर द सेकंड नंबर मुझे 40 डालना है, तो वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट वैल्यू 50 दिखाएगा, सेकंड ऑब्जेक्ट वैल्यू 40 दिखाएगा और थर्ड ऑब्जेक्ट वैल्यू यहाँ पे 90 शो कर देगा। तो इस तरीके से मेनली हमारा जो फोकस है इस प्रोग्राम के अंदर वो ये है कि हम स्ट्रक्चर को मेन मेथड के अंदर भी बना सकते हैं, और मेन मेथड के अंदर हम जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाए हैं h1 h2 h3 ये आप मेन स्ट्रक्चर के बाद ही बनाएं। आप नॉर्मल तरीके से स्ट्रक्चर आप बंद करिए, बंद करने के बाद आप सिंपल अपना लाइन लिख सकते हैं कि भैया मैंने एक स्ट्रक्चर बनाना है, स्ट्रक्चर के अंदर मुझे मतलब स्ट्रक्ट लिखा, स्ट्रक्चर का नाम दिया, फिर ऑब्जेक्ट बना लिया, फिर स्ट्रक्ट लिखा, फिर स्ट्रक्चर का नाम और फिर ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आई होप आप लोग जो हैं इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और आगे भी इसकी फ़र्दर वीडियो आती रहेंगी। आपको क्या करना है, आपको अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके ज़रूर देखना है। जब तक आप इसका एग्जीक्यूशन नहीं देखेंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और हाँ, जब भी आपसे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जाए कि स्ट्रक्चर क्या है तो पूरा आपको डेफिनेशन देना है, सिंटैक्स बताना है और कोई भी आप प्रोग्राम बना दीजिए। बट हाँ, अगर उसमें ये स्पेसिफिकेशन स्पेसिफाई कर दिया है कि इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाना है या वेरिएबल एक यूज़ करना है या दो यूज़ करने हैं, कभी कभी तो ऐसा होता है कि वेरिएबल के नाम भी दे देते हैं, कभी कभी होता है कि आपको इस नाम का ही ऑब्जेक्ट बनाना है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भाई आपका जैसे ऑब्जेक्ट है मैंने h1 बना दिया है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि h1 ही बनाना है। कोई स्टूडेंट नाम का भी आपका ऑब्जेक्ट बन सकता है। मतलब मेरा कहने का ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक या दो ही कैरेक्टर का आपका जो है स्ट्रक्चर होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स का भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं और स्ट्रक्चर के बेस पर ही, मतलब ऑब्जेक्ट के बेस पर, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है एक से ज़्यादा नाम का, मैंने कहा h1 है, आपने कहा मुझे तो XYZ नाम का ऑब्जेक्ट बनाना है तो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस न्यूमेरिक वैल्यू पहले ना है। और दूसरी चीज़, स्ट्रक्चर के बेस पर ही आपके वेरिएबल्स, जो भी आपके वेरिएबल हैं, जितने भी वेरिएबल हैं, उनको मेमोरी एलोकेशन होगी। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। वाइवा के अंदर भी जनरली ये चीज़ें पूछी जाती हैं, तो आपको इस चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखना है। तो आई होप आप बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझ गए होंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। सेफ़ रहिए,
बिल्कुल सुरक्षित रहना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।